अस्सलामुअलैकुम ओके। एवरीवन। मेरा नाम है इकरा फ्रीलांसिंग वाली, हेड ऑफ इंटरव्यू डिपार्टमेंट एट रोहानी स्कूल एंड आल्सो को फैसिलिटेटर एट रोहानी स्कूल ऑनलाइन एकेडमी। जैसे कि आपको पता है नाजरीन कि हम रोजाना की बुनियाद पर एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट के साथ आते हैं और उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। इसी तरीके से आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी मौजूद है। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ आज हम इनसे सीखेंगे। इनका नाम है सर उमर। आइए बाकी हम इनके बारे में इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मिस इकरा, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, काफ़ी टाइम से मैं आपको फेसबुक पर भी फॉलो कर रही हूँ और आपकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो आप स्टोरीज बना रहे होते हो वो भी मैं पढ़ रही होती हूँ। तो उसमें आप काफ़ी किताबें पढ़ने के भी शौकीन हैं, तो ये भी मैंने उसमें पढ़ा है। आपकी जो अक्सर स्टोरीज है उसमें आप थोड़ा सा अगर अपने बारे में इंट्रोडक्शन करा दे तो जो भी हमारी ऑडियंस आपको देखे वो आपको मजीद बेहतर तरीके से जान सके। जी थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आपके साथ शरीक होके। और जैसे आप बता रही थी कि आपको ये कोई 250th या मेरा ख्याल एपिसोड है आपकी। तो माशाल्लाह आपने तो बहुत कुछ लर्न किया होगा, बड़ा कुछ सीखा होगा, हमें भी बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपसे। तो जहां तक ये बात है कि मैं अपने बारे में चंद अल्फाज कहूँ, तो मेरा यही है कि मैं आई बिलोंग टू लाहौर, आई लिव इन लाहौर। उसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है और साथ में एक छोटा सा यूट्यूब चैनल रन करता हूँ अपनी किताबों के हवाले से, आपने देखा होगा। बाकी मैं अगर अपने आप को थोड़ा समराइज करूँ तो मैं देखने और सुनने वाला आदमी ज्यादा हूँ। क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि आप जो सुनते हैं वो उससे आप बड़ा कुछ लर्न करते हैं। और ये मुझे चीज जो है मीडिया से सीखने को मिली। आपने देखा होगा मीडिया में पहले इस क्वेश्चन को पुट ऑन किया जाता है, उसके बाद फिर कोई रिस्पॉन्स लिया जाता है। तो ये जो मैंने मीडिया में सुना, और फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं शुरू में बड़े अरसे सेल्स से वाबस्ता रहा, फिर जब मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किए तो आपको पता है कि पहले आपको सुनना होता है कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, फिर उसके मुताबिक आपको अपना रिप्लाई जो है कैलकुलेट करके जवाब देना पड़ता है। तो ये जो मेरी हैबिट थी सुनने की, ये बड़ी मेरे बाद में भी काम आई। तो मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि आई एम मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, सुनता ज्यादा हूँ, और फिर एनालाइज करके जो मेरे से बेस्ट हो सकता है मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स अबाउट मी। जी। अच्छा जी, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो आप जरा मुझे अपनी पहले डिग्री का बताएं कि किस तरीके से आपने ये ली, और कोई पूरा तरीकेकार आप बताएं ताकि मुझे भी पता चले और जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें भी आइडिया हो कि किस तरीके से हम जो है स्टडीज की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो अब डिग्री लिए बहुत अरसा हो गया है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आप इंटरेस्ट है। और मैं ये समझता हूँ कि जो डिग्री है वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप कोई डॉक्यूमेंट, पीस ऑफ पेपर लेने जा रहे होते हैं, बल्कि डिग्री इसलिए होती है कि आप उसमें कैसे आपका दिमाग जो है ओपन होता है। तो तरीका बहुत सादा है। आप भी माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाली हैं, और बच्चे भी आजकल माशाल्लाह बड़े तेज हैं सर्चिंग करने में। बस ये है कि आपको डिग्री से एक नया रास्ता मिल जाता है, आपको एक क्वेस्ट मिल जाती है जिसको आपको डिस्कवर करना होता है। तो इसका तरीका तो सादा यही है कि मेरे जो पहले सब्जेक्ट्स थे वो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स थे। इकोनॉमिक्स मुझे हमेशा से ही अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत कम रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजों को एड्रेस करती है। और इसके लिए मैंने फिर, चूंकि मैं शुरू से ही अपनी, यूं समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, और फिर बाद में मास्टर्स, तो ये डिग्री मेरे साथ शुरू से ही चलती है। और किसी ना किसी लेवल पे हमने स्कूल में भी ये पढ़ा था। तो अब वो जो डिग्री मैंने हासिल की वो फिर ग्रेजुएशन करने के बाद, आप भी, कोई भी बच्चा अगर डिग्री हासिल करना चाहता है, इकोनॉमिक्स ही क्यों, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है, एमएससी भी हो सकता है। बल्कि शायद आपको सुन के हैरानी होगी कि पहले मैंने एमबीए में एडमिशन लिया था।
और एक सेमेस्टर तकरीबन कर भी दिया। लेकिन फिर कुछ मसरूफियत ऐसी रही कि मैं उसको मुकम्मल ना कर सका। और फिर जो है मैंने पहले इकोनॉमिक्स की, फिर उसके बाद एमबीए में एडमिशन भी लिया। और शायद मैं एक आधा मास्टर और कर जाता, लेकिन वक्त की कमी और नौकरी की मसरूफियात और फिर इसी तरह ही और बहुत सारी पर्सनल चीजें ऐड अप होती गई। तो वो चीजें जो है वो मैं फिर मजीद डिग्री को परसू नहीं किया, मैंने सिर्फ एमए तक रहा। क्योंकि डिग्री लेने के लिए आपको थोड़ा फोकस होना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होता आपके लिए कि जॉब में ये आप सब कुछ कर सके। तो जी ये एक बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस था, मैं तो सबको कहूंगा एक डिग्री लेनी चाहिए। अच्छा जी, जबरदस्त। यानी आपका कहना ये है कि डिग्री जो है, एक तरीके से कह सकते हैं डिग्री इज द की। कहीं भी जाना हो तो आपसे डिग्री का लाजमी पूछा जाता है। अच्छा जी, तो मेरा सवाल जी। आपसे ये कि बहुत सारे लोग जो है डिग्री और स्किल्स का कंपैरिजन करते हैं कि स्किल जरूरी है, डिग्री नहीं लेनी चाहिए। और अगर हम कहीं पर भी जाएं, कोई भी अगर हम कहीं जॉब करने जाएं, तो वहां पर यही पूछा जाता है आपकी डिग्री क्या है। पहला ये सवाल लाजमी होता है। तो आपके हिसाब से क्या डिग्री के साथ साथ स्किल्स सीखना जरूरी है, या सिर्फ स्किल्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इकरा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्किल जो है ना, स्किल, मैं पर्सनली स्पीकिंग आई बिलीव इन स्किल्स। ठीक है। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो पढ़ के हासिल होते हैं। लाइक कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के देख लें, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और उसके अलावा केमिस्ट्री हो गया। ठीक है। और इसी तरह अलजेब्रा हो गया। फिर आपके देखिए कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स हैं, और इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। देखा जाए तो ये सारे स्किल है। जो इंसान को मतलब मेडिकली चेक करना, ये एक स्किल है, उसके ऊपर राय देना। फिर एस्ट्रोनॉमी, लाइक आपने अगर इफ यू नो हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, तो ये सारे स्किल्स है ना। तो ये स्किल्स आपके पास कैसे आए? ये स्किल्स आपके पास एजुकेशन के जरिए आए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्किल हो, उसके लिए पहले जरूरी है कि आप कोई एजुकेशन हासिल करें, उसमें स्पेशलाइज करें, फिर उसके बाद ही आप अब जिस तरह मैंने इकोनॉमिक्स किया है, आई कुड हैव गॉन टू लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, बैंकर बन सकता था। या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते थे, इस तरह की चीजों में मैं अप्लाई कर सकता था, क्योंकि मेरा जो पहला स्किल था वो इकोनॉमिक्स ही थी ना। उसके बाद बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत आप कामयाब और भी ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में अक्सर जो बुलाती होंगी आप स्किलफुल पर्सन, जैसे इलेक्ट्रिशियंस हैं, जैसे आपके लाइक साथ बैठा हुआ कोई मेसन है घर में, अगर आपने कोई वुड का काम करवाना है, उसके अलावा कारपेंटर्स हैं। तो ये सारे स्किल्स हैं जो कि शायद इन लोगों ने पढ़ाई नहीं की हुई, लेकिन ये ऐसे स्किल्स हैं जिसके ऊपर वो कमा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई भी हासिल कर लो और ये स्किल इस तरह भी डेवलप कर लो, तो आप ज्यादा बेहतर मुआशरे में अपना मुकाम बना सकते हो। ऑल्दो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वो चलते चले गए, और बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो ड्रॉप आउट्स थे कॉलेज के। आपने भी पढ़ा होगा, आईटी के भी कई ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट्स थे, लेकिन वो बाद में बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन गए। तो कहने का मकसद ये है कि पढ़ाई आपको एक पुश देती है। जिस तरह आप स्विमिंग के लिए शुरू में हाथ पांव मारना सीखते हैं, तो स्विमिंग तो सीख जाते हैं, लेकिन अगर आप लर्न करके चलते रहें स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पढ़ाई डस टू योर कैरियर। अगर आप कैरियर ओरिएंटेड हैं और आपने जाना ही कैरियर में है, तो फिर आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर और बहुत सारे स्किल हैं, जरूरी नहीं है सारों को पढ़ने का मौका भी मिले। बहुत से लोग हैं किसी मजबूरी या किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाते, तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो कोई स्किल सीखें। इससे स्किल बुरा नहीं हो जाता। पढ़ाई और स्किल में दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कोई स्किल होगा, कोई पढ़ाई होगी, तो आप पढ़ाई में एक्सेल करोगे ना। इसी तरह अगर आपका जहन इतना नहीं उसके अंदर काम कर रहा, तो ये भी आप स्किल ना, आप स्किल सीख सकोगे ना पढ़ाई में कामयाब हो सकोगे। तो मेरा ये मकसद है कि आप पढ़ाई भी करो और स्किल भी सीखो। और अब जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल किताबें पढ़ता हूँ, यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ, आई नेवर न्यू के यूट्यूब को कैसे ऑपरेट किया जाता था। तो मेरा स्किल बेसिकली पढ़ाई थी, और बाद में फिर यूट्यूब जो है वो एक टूल बन गया। तो ये वो चीज है जो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है ना, वो प्रेफरेबली वो उसको आपको देना चाहिए, फिर साथ साथ आप स्किल सीखते रहे।
अच्छा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने ब्रीफली हमें बताया कि किस तरीके से हमें दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। जिस तरीके से आपने अपने यूट्यूब का जिक्र किया, तो आप ज़रा, जैसे आजकल की जनरेशन जो है, हम लोग हैं, हमें ज़्यादा पता होता है कि हमें यूट्यूब पर जो है वो काम करना चाहिए, और अपनी जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो हम यूट्यूब पर लोगों को सिखाएं। तो आप भी ज़रा हमें बताएं कि यूट्यूब का आइडिया आपको किस तरीके से आया, और आप यूट्यूब पर क्यों गए कि आप लोगों तक अपनी जो भी आपके पास जितनी भी नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाए। जरा आप इस चीज पर हमें रिप्लाई करें। हाँ जी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था यूट्यूब कैसे चलाते हैं, और मैं बस सुनता रहता था। मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स का भी मुझे कोई इतना टर्मिनोलॉजी नहीं पता था, मैं इतना ज्यादा इंटरनेट का बंदा था नहीं। तो हम लोग चूंकि 1970 के लोग हैं, जनरेशन एक्स हैं, पुरानी पिछली सदी के भी हैं, इस सदी के भी हैं, एक मिक्स चल रहा होता है। तो हम लोग ज्यादातर बुक्स के लोग थे, और प्रैक्टिकल जो आउटसाइड लाइफ है, लाइक आउटसाइड द कंप्यूटर, आउटसाइड द रूम, हम उस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इंटरनेट इसलिए सीखना पड़ा कि ये भी एक स्किल होता है, जैसा कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि पहले एजुकेशन और फिर स्किल। तो इसी तरह हम लोगों ने जो पहले हासिल किया था वो एजुकेशन थी, फिर यूट्यूब चलाना या इंटरनेट चलाना ये एक स्किल होता चला गया। अब इसको आप कितना बेहतर यूज करते हैं, वो फिर आपकी एजुकेशन आपको बताती जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को बुरा तो नहीं कहूंगा, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ बैठ के जो है, कुछ भी उसका कोई खास मकसद नहीं है, बस वो यूज कर रहे हैं, उसको बना के एक चीज फेंक दी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोई चीज यूजफुल बनानी है ना, तो फिर उसमें आपका इल्म ही काम आता है। अभी देखो ना, जिस तरह आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे हो इंसान हो, आप कोशिश करते हो कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू करो जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिले। आप क्यों कर रहे हो? आप इसीलिए कर रहे हो ना कि आपको महसूस होता है कि ये वो लोग हैं जिनको हमें इंटरव्यू करना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही मेरा भी मकसद था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको बता बता देता हूँ, ये है कि इतने अरसे से जो मैंने किताबें पढ़ी हुई थी, आपको पता है पेजेस के अंदर एसिड होता है। तो ये मेरे जो जितनी मेरे पास बुक्स थी, एक खासी बड़ी तादाद है मेरे पास किताबों की, क्योंकि जाहिर है मैं इतने अरसे से जमा कर रहा हूँ। तो वो जो बुक्स है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पेजेस येलो होते जा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी बुक्स को कहाँ प्रिजर्व करूँ, और मेरा दिल भी जलता था। तो पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ हुआ था। तो अब मैंने ये सोचा कि यार मैं इसको कहाँ संभालूं, कहाँ संभालूं। फिर अचानक मेरे जहन में क्लिक हुआ कि इतनी बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बनी हुई है जिसको यूट्यूब कहते हैं, जहाँ पे दुनिया की हर चीज पड़ी है। तो क्यों ना मैं अपनी किताबों को और जो कुछ मैं पढ़ता हूँ उसको यूट्यूब में एपिसोड बाय एपिसोड सेव कर लूँ। अब माशाल्लाह जिस तरह आप कर रही हैं इकरा, आप अपनी लाइफ को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को, छोटे छोटे लेसन्स को, छोटी छोटी इंट्रिकेसीज ऑफ लाइफ को जो आप सीखती हैं, वो एपिसोड्स के अंदर कैद कर दी जाती हैं। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसका क्या मकसद होगा, इस डिजिटल लाइब्रेरी 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 आपके आगे किस तरह काम आएगी, आगे आने वाली जनरेशन्स को ये चीज किस तरह इफेक्ट करेगी। ये एक ऐसी चीज है कि आप यूं समझ लो कि जिस तरह एक चीज होती है जैसे रेनेसॉ है, या जैसे आप एनलाइटनमेंट है, जैसे डार्क एजेस से मिडीवल, और मिडीवल से आप रेनेसॉ में आए, तो इंसान स्टेप बाय स्टेप चलता है। हमारे जमाने में इंटरनेट नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग, हमें तो नहीं पता था एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आज ये सब कुछ पॉसिबल हो गया। अब आज से 20 इयर्स डाउन द रोड क्या सिचुएशन होगी, 50 इयर्स डाउन द रोड क्या सिचुएशन होगी, आपकी ये डिजिटल लाइब्रेरी किस काम आएगी आपकी, वो तो उस जमाने के ह्यूमंस ही जान सकेंगे। लेकिन जिस तरह हम सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, फ्रेडरिक नीचा, अल्बर्ट कमू, इन सब लोगों को पढ़ते हैं, तो जाहिर है उन्होंने कुछ लिखा, वो किताबें हमने पढ़ी। तो जो आज हम बोल रहे हैं, कल को वो किसी और के काम आ जाए, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो मेरे पास जो किताबें थी वो मैंने यूट्यूब पे प्रिजर्व करने का सोचा था। ऑल्दो मेरे व्यूज थोड़े से ही होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं होते, क्योंकि किताबों पे रिव्यू सुनना कोई पसंद नहीं करता। बट इट्स ओके, आई एम एक्चुअली सेविंग माई बुक्स इन वन वे और अनदर। तो यूट्यूब बनाने का यही मकसद था, आपके सवाल का यही जवाब था। जी। अच्छा जी, जबरदस्त, बहुत खूब। जी बिल्कुल, आजकल तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी हर चीज को जो है वो कैप्चर कर लिया जाए, कहीं ना कहीं सेव कर लिया जाए। और बुक्स भी बहुत सारे लोग आजकल भी पढ़ते हैं, इवन के मैं भी इतनी ज्यादा मैं किताबों की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन एक दो बुक्स ऐसी हैं जो मैं रख लेती हूँ अपने साइड टेबल पे, और अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बुक्स पढूं।
क्योंकि बुक्स अगर हम सुनते हैं तो इतनी समझ नहीं आती, जितना कि पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ आती है। या ये सिर्फ मेरे साथ इस तरीके से होगा, तो मुझे इतने ज्यादा बुक पढ़ने की शौकीन नहीं हूँ मैं। लेकिन अक्सर कुछ बुक्स ऐसी हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड मैं कह सकती हूँ, और द सबटल आर्ट ऑफ लिविंग बुक है आजकल, बहुत अच्छी एक किताब है जो कि मैं पढ़ ली हूँ। तो इस तरीके की कुछ किताबें जो कि मैं भी पढ़ती हूँ, और मैं जरूर आपका चैनल पे विजिट करूंगी और वो बुक्स पढ़ूंगी। अगर आप चाहें तो आप अपने चैनल का नाम शेयर कर दें, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी फिर उन किताबों तक पहुंच सकें। वंडरफुल जी, मुझे इस बात पे बड़ी खुशी होगी अगर कोई इंसान एक किताब भी उठा ले हमारे चैनल पे, या तो इससे बढ़ के और क्या खुशी होगी। चले, हमारी एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगी कि दो किताब की तरफ आए। मेरे चैनल का नाम है उमर फारूक डॉट ऑफिशियल, OMER.FAROOQ@ऑफिशियल। तो वो आप चाहें तो स्क्रीन पे किसी वक्त प्लेस भी कर दीजिएगा, मैं आपको उसके स्पेलिंग्स भी लिख के भेज दूंगा। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है जी, आपने इस चीज को इंस्टिगेट किया। मैंने इतने इंट्रोड्यूस नहीं, आज तक ये बात किसी ने नहीं पूछी। यू आर द फर्स्ट वन टू आस्क, तो थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच। आप शेयर करने के लिए भी जी बिल्कुल, मैं स्क्रीन पर जरूर लगा दूंगी। और असल में मेरी मदर जो है वो भी बुक्स पढ़ने की बहुत ज्यादा शौकीन है, तो वो तो जरूर विजिट माशा करेंगे फिर। अच्छा सर, माशाल्लाह मेरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जिस तरीके से की आजकल की यंग जनरेशन है, तो वो टिकटॉक बहुत यूज करती है। और मैंने रिसेंटली आपकी पोस्ट में देखा, आपने उसमें मेंशन किया हुआ है कि मुझे टिकटॉक नहीं अच्छी लगती। तो आप इसका रीजन बताएं कि आपको टिकटॉक क्यों नहीं पसंद। बेसिकली मैं कौन होता हूँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी की पसंद को मैं नापसंद कर रहा था, लेकिन मैं ये जरूर बता रहा था कि मुझे पसंद नहीं है। तो देर इज अ डिफरेंस। उसकी वजह ये कि हम लोग हैं जरा बात ज्यादा सुनने वाले लोग, ठीक है। तो टिकटॉक जो है वो 30 सेकेंड है, कंप्रेस मोमेंट है किसी भी लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक लाइफ गुजारने आए हैं, ठीक है, अब आपकी एक एपिसोड है। ये एपिसोड आप समझ लो कि लेट्स से कि हम ये एपिसोड 30-35 मिनट्स की कर लेते हैं, 40 मिनट्स की कर लेते हैं, या मैक्स हम 50 मिनट्स की कर लेंगे। अ, अब यही चीज अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको कंप्रेस करके 30 सेकंड पे ले आए या 50 सेकंड पे ले आए, तो उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ ये होगा कि ये देखा जाएगा दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसके पीछे आप एक छोटा सा पंजाबी सॉन्ग लगा दे तो भाई टिकटॉक रील बन जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि टिकटॉक जो है कंप्रेस्ड फॉर्म है उस चीज की, कि जिसको आप पूरा एक लाइफ टाइम कह सकते हो। अब देखो, कुछ चीजें शायद टिकटॉक पे अच्छी लगती हों, जैसे जंपिंग करना, प्ले अराउंड करना, घूमना फिरना। तो लेकिन वो जो कॉन्वर्सेशन स्टाइल था, जो कहीं बैठ के दो लोगों की आपस की बातचीत थी, जहां पे आप अपने व्यूज शेयर किया करते थे, वो आई टेल यू, वो टिकटॉक कभी भी नहीं थी। सही है ना? पर्सनली आई लाइक ट्विटर अलॉट। उसकी वजह ये है कि वो एक तो मेरी एज ग्रुप से वो करता था। अब अगर मैं इंस्टा की बात करूं, तो चूंकि मैं एक सोशल मीडिया का भी काम करता हूं, तो इंस्टा मेरी एज ग्रुप में नहीं फॉलो करता, इंस्टा आपकी एज ग्रुप में फॉलो करता है, यंगस्टर्स की एज में फॉलो फॉलो करता है। मेरी एज में फॉलो जो चीज करती है वो फेसबुक में समझता हूँ, क्योंकि फेसबुक पे मैं बहुत लिख सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लिख सकता हूँ, अपने प्रोग्राम्स कर सकता हूँ। और इसी तरह ट्विटर के ऊपर खैर अब वो चीज नहीं रही जो पहले किसी जमाने में होती थी, वो तो लगता है सारे भाग गए और वहां पता नहीं अब क्या रह गया। तो फेसबुक एक ऐसी जगह है जहां मैं लिख सकता हूँ। ट्विटर पे यू कांट राइट, देर इज नथिंग यूजफुल जो आपको वहां पे सुनने को मिले। ऑल्दो मैंने ट्विटर पे अकाउंट बनाया और मैंने वहां पे भी किताबें प्रमोट करने की कोशिश की। यूट्यूब तो आपको उठा के कहीं फेंक नहीं देता, टिकटॉक फेंक देता है। बिकॉज अगर आपको व्यूज ना मिले और आपको लाइक्स ना मिले, तो इसका मतलब है कि वो चीज आपको एक्सेप्ट नहीं कर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों का मुख्तलिफ हो सकता है। तो मैंने बड़े अरसे उसको यूज किया, और फिर वहां पे जो चीजें आ रही थी वो मेरी तबीयत से मेल नहीं खाती थी। ये ऐसे ही है जैसे मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कमरे में बैठ के किताब पढ़ने पे तवज्जो देता है, बनिस्बत एक ऐसे इंसान के जो किसी बड़े क्राउडेड से शॉपिंग मॉल में चला जाता है और वहां की खिड़की के सामने खड़े होकर कपड़े देखता है, जूते देखता है और उसको एंजॉय करता है। तो बस वो डिफरेंस है जो मेरी टिकटॉक को ना पसंद करने का है, और फेसबुक को या लिखने वाली, वहां मैं लिख नहीं सकता। वहां मुझे मेरे मतलब की चीज नहीं मिलती, मेरी तबीयत मैच नहीं करती, दैट्स व्हाई।
अच्छा जी, ठीक। अच्छा, यही मैं आपकी रिसेंटली जब आपने पोस्ट करी थी तो मैं पढ़ ली थी, उसमें मैंने देखा तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई। मैंने कहा ये सवाल मैं आपसे लाजमी पूछूंगी कि टिकटॉक आपको क्यों नहीं पसंद। जी बिल्कुल, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और टिकटॉक पर फिर अगर हम टिकटॉक को स्क्रॉल करने बैठे तो अगर मैं भी कभी कभार बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा टाइम उससे बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो 15 मिनट के लिए भी अगर हम कहे कि चलो थोड़ी सी हम कोई एक्टिविटी कर लेते, सी स्क्रॉल कर लेते, लेकिन वो बहुत टाइम हमारा ले लेता है। लेकिन अगर हम अपने से इंटरव्यूज में से कुछ क्लिप्स निकाल के कोई ऐसी बात जो लोगों के काम आए, वैसे तो सारी बातें यहाँ पर काम की है, लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे क्लिप्स में डालें तो वो लोग भी देखना ये भी पसंद करते हैं, तो टिकटॉक को भी हम अच्छे वे में जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि अपनी लाइफ के कोई तीन जो है मुश्किल लम्हे जो आप हमें बताना चाहें, कोई स्ट्रगल्स जो आपने फेस करी। या वैसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग एवरी डे इज अ स्ट्रगल, यू नो। हम सब लोग किसी ना किसी स्ट्रगल में मसरूफ हैं। आप भी स्ट्रगल में होती है कि मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ, कुछ अचीव करना, फिर उसके लिए प्रॉपर स्किल्स हासिल करना, फिर एजुकेशन हासिल करना, फिर उसमें कामयाब हो। तो देखिए ना, मैंने आपको तीन चीजें एक ही फ्लो में बता दी कि कुछ अचीव करना, और उस अचीव जो आपको पसंद है उसको अचीव करने के लिए सबसे पहली बात यह कि आप एक गोल डिसाइड करती हैं कि मैंने क्या अचीव करना है। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए आप उसके लिए प्रॉपर एक स्किल हासिल करती हैं। फिर स्किल हासिल करने के लिए फिर आप एजुकेशन हासिल करती हैं। फिर आप वहां पे पहुंचती हैं तो वहां पे आपको कंपटीशन मिलता है। आप इसको ऐसे समझ लें कि यू आर अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके, and you have a specific degree with you, like MBA or MA Economics or MSc Mathematics, you know. Now, if you have mathematics as a subject in graduation and you're looking for a job, so you are in competition with 100,000 people, you know. But if you have master's degree in your hand, the competition will go down and you will be competing like 10,000 people or something like that. और इसी तरह अगर आप मास्टर्स के साथ पीएचडी कर लेती हैं तो आपका कंपटीशन और कम हो जाता है। वो जो 10,000 लोग थे, यू विल बी competing now with 100 peoples. The more you get skill, the more you get polish, the more you get the more education you get, आपका कंपटीशन कम से कम होता चला जाता है। और देखा जाए तो लाइफ की स्ट्रगल भी यही है। आपने कामयाब होना है, कैसे होना है, किस तरह होना है, आपका एक एम होता है, फिर उसके लिए आपने ग्रो करना होता है। और फिर सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि यू हैव टू स्टिक विद योर डिसीजन, कि आपने ये डिसीजन अब कर लिया है, अब आपको इसके साथ ही चलना है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि एम बनाना, फिर उस एम के लिए वो स्किल्स हासिल करना, फिर उस डिसीजन पे टिक जाना, यही तीन सबसे मुश्किल मोमेंट्स हैं। और फिर आप देखें तो आपकी मेरी शायद मेरी लाइफ में भी इस तरह के बेशुमार मोमेंट्स हैं। Like I started from selling, and now I'm working as a content writer. Two different things altogether. वो पीआर की जॉब, ये राइटिंग की जॉब, वो बाहर जाने की जॉब, ये फोकस करने की जॉब। तो दिस इज व्हाट आई डिड। मैंने एक एम बनाया, फिर उस एम के लिए अपने आप को पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद मैं अपनी डिसीजन पे स्टिक कर गया। यही तीन मोमेंट्स होते हैं, और इसमें उसके बीच में पूरी आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है। वेरी वेल एक्सप्लेन। यानी सबसे पहले हमें जो एक गोल डिसाइड करना होता है, देन स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करना होता है। थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाट आई लर्न टुडे एग्जैक्टली। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपको लिखने का शौक है तो कोई ऐसी किताबें जो आपने लिखी हो और आपकी फेवरेट हो। आई विश आई कुड हैव, मतलब लिखना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। और मेरा ये ख्याल है कि शायद कभी व्हेन आई वोंट बी वर्किंग, और देन आई विल बी एबल टू राइट समथिंग। हाँ, मेरे अंदर एक एलिमेंट है राइटिंग का, इसलिए मैं दबा के लंबी लंबी पोस्टें लिखता हूँ फेसबुक के ऊपर। तो अगर मैं उन तमाम को किसी एक जगह कंपाइल करने में कामयाब हो जाऊं तो कुछ नहीं तो 200-300 सफ़ों की एक छोटी सी किताब तैयार हो जाएगी, जो मैं धौंस और जबरदस्ती करते हुए अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को भेज दूंगा, ये देखिए जी मैंने एक किताब लिखी है। लेकिन अगर आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च वर्क, तो उसमें तो सदियां लग जाती हैं। अब ये जितने बड़े बड़े आपके फिलोसफर्स गुजरे हैं, जिन राइटर्स की आप किताबें पढ़ती हैं, उन्होंने सदियां गुजारी। फॉर एग्जाम्पल आप नोबेल पीस प्राइज को देख लें।
नोबेल प्राइज को देख लें। जिन लोगों को ये प्राइज मिलते हैं वो कौन होते हैं? उन्होंने, आप देखें, कोई 50-50 साल उन लोगों ने रिसर्च की होती है किसी चीज के ऊपर। मॉलिक्यूल्स के ऊपर की होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर की होती है, किसी फॉर्मूला के ऊपर की होती है। मैडम मैरी क्यूरी ने जो कोई बात की थी, कोई एक उसको लेके चलेगा। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ साइंटिस्ट और आज आप किसी थ्योरी पे पहुंच जाती हैं, जिस तरह यूरिका का नारा मार के एक बंदा पहुंच गया था और उसने एक प्रिंसिपल डिस्कवर किया था कि व्हाई डोंट शिप्स ड्राउन इन द ओशन, लेकिन कील डूब जाता है। तो वो प्रिंसिपल किसी बात पे ही कर रहा था ना बेस। तो इसी तरह जब आप किसी की मोमेंट को फॉलो कर लेते हैं, तो वो आपके लिए एक ऐसा मोमेंट होता है कि जिसमें आप फील करते हैं कि अब आपने वो मोमेंट अचीव कर लिया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप क्या कह रहे हैं कि व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन? आपने कोई किताब जो कि अभी तक लिखी हो? हाँ, 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 बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि किताब लिखने के लिए बहुत रिसर्च चाहिए होती है। हाँ, ये हो सकता है कि जो मैं यूट्यूब के चैनल्स कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो मैं अपने रिव्यूज कर रहा हूँ प्रोग्राम के, अगर मैं उसको किसी वक्त कंपाइल करके किसी बुक की शक्ल में दे आऊं, तो मे बी मैं एक कोई ऐसी फिलोसफी की बुक बना लूं जिसमें मुख्तलिफ फिलोसफर्स का जिक्र होगा कि उन्होंने क्या चीजें सर अंजाम दी, क्या किया, क्या नहीं किया। इसी तरह ये सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हैं जो आपने की, और आपसे पहले एक दो और बहुत अच्छी खवातीन थी, बहुत अच्छी वो लोग थे, बहुत ही प्यारे इखलाक के लोग थे जिन्होंने मेरे इंटरव्यूज किए आप जैसे। तो ये भी एक तरह से बुक ही है, मेरी जिंदगी की किताब है, आपकी जिंदगी की किताब है। तो अगर आप मेरी जो चीजें आज मैं बोल रहा हूँ, वो जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ रही हैं, अगर उन क्वेश्चन के ऊपर बेस करते हुए चैप्टर बाय चैप्टर आप चलती जाए और मेरे आंसर्स को दिखते जाएं, तो समझे एक बुक कंपाइल हो जाएगी। तो मैंने अभी तक तो नहीं लिखी, लेकिन इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में मौका मिला तो मैं जरूर लिखूंगा। जी सर, बिल्कुल। और सर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आजकल किताबें लिखना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से एआई का दौर आ गया है, हमारे पास चैट जीपीटी आ गई है। तो आई थिंक सो कि अगर आपके पास वीडियोस मौजूद हो और अगर आपके पास ये आपको मालूम हो कि आपने क्या लिखना है, तो एक दिन के अंदर आप आराम से जो है आप किताब बना सकते हैं। ओके। इस किताब को पढ़ के अगर आप समझ रहे हैं कि 100 नंबर का पर्चा दे देंगे या जिंदगी गुजार लेंगे जो चैट जीपीटी ने लिखी है या जो एआई ने लिखी है, तो माजरत के साथ आप फेल ही हो। उसकी वजह यह है कि चैट जीपीटी अभी बजाते खुद एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है। अभी वो हमें रीड कर रही है, ठीक है। हम जो क्वेश्चंस उससे पूछते हैं, एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, यू आर रीडिंग मी, यू आर एनालाइजिंग मी थ्रू क्वेश्चंस। इसी तरह जब चैट जीपीटी को मैं कोई क्वेश्चन देता हूं, तो वो मुझे एनालाइज कर रही है। मे बी आफ्टर 20, 30, 40 years या मे बी इन 5 years, चैट जीपीटी इस काबिल हो जाए कि वो पूरी मेरी जिंदगी को अकम्प्लिश कर ले। बट अगेन, there there comes a certain point which you call initiative, which you call the first step. Like if I don't ask chat gpt anything, chat gpt won't do anything, seriously। इसलिए कि मेरे अंदर कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो चैट जीपीटी के अंदर नहीं है। मैं किसी को देख के फील करता हूँ मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। मैं किसी को देख के फील करता हूँ कि यार अगर ये बंदा इतना सक्सेसफुल है तो मैं भी ऐसे करूँ। चैट जीपीटी के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कभी स्टार वॉर्स देखी हो, पुरानी स्टार वॉर्स की फिल्म थी, उसमें उसमें सारा स्टाफ जो जहाज उड़ा रहा होता है और एक बंदा जो होता है उसका नाम होता है डेटा। तो जब भी उनको कोई मुश्किल पेश आती है वो डेटा से सवाल पूछते हैं, तो डेटा जो है ना वो बोलना शुरू हो जाता है कि जी इतनी यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, इतनी गैलेक्सीज हैं। और वो कैप्टन जो होता था फिर आखिर में उसको कहता था शट अप, कैन यू प्लीज शट अप। तो कहने का मकसद ये है कि यस, चैट जीपीटी कैन एनालाइज डेटा और जो आप उससे मांगेंगी वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी से आप बुक लिखवा लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि देखो, एक बुक जो है ना रिसर्च पे बेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, जितने मैंने राइटर्स पढ़े हैं, जितने मैंने फिलोसफर्स पढ़े हैं, अगर मैं उसको कहूँ कि आप इस तरह करें कि जी उसकी थ्योरी को जो है डिबंक करें और अपनी थ्योरी पेश करें, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि आपको फील्ड में जाना पड़ेगा।
आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी डेटा कहाँ से लाएगी? सबसे पहले तो आप ये बताएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी जिंदगी पे किताब लिखनी है और चैट चैट जीपीटी को आप मेरा इंट्रोडक्शन लेती हैं फेसबुक पे जो लिखा हुआ है, और उसके ऊपर आप उसको कहती हैं मुझे इस आदमी के ऊपर 50 सफ़े लिख दो। व्हाट डू यू थिंक शी विल राइट? नथिंग। 5 सफ़ों के बाद चैट चैट जीपीटी जो है ना, वो अजीबोगरीब बातें करना शुरू हो जाएगी, जिसका ना सिर होगा ना पैर होगा। इसलिए कि चैट जीपीटी ने सिर्फ हार्डली मेरा इंट्रो लिया है, लेकिन डीप डाउन जाके जो रिसर्च करना है, जो मिलना है, आपको पता है ना कि एक दूसरे से मिलके जो आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं, फिर बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो आप करते देखेंगे तो आप मेरे बारे में जानेंगे, फिर आप जाके कहीं किसी के ऊपर किताब लिख सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल चैट जीपीटी एनी टाइम सून कहीं किसी राइटर को, किसी पब्लिशर को, किसी कंटेंट राइटर की जिंदगी को, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए खतरा है। बहुत अरसे पहले की बात है, कोई 30-40 साल पहले की, कैलकुलेटर इजाद हुआ तो हर जगह तशवीश की लहर दौड़ गई कि जितने बैंक के कैशियर हैं उनकी जॉब ना कहीं स्टेक पे आ जाएगी, कैशियर्स की जॉब ना चली जाए क्योंकि हर काम तो आप कैलकुलेटर से कर लेते थे। लेकिन अब कैलकुलेटर भी वही है, कैशियर भी वही है। फिर फैक्स मशीन आ गई, लोगों ने कहा है अब टीसीएस का क्या बनेगा, अब डीएचएल का क्या बनेगा? अब हर कागज तो आप टीसीएस और डीएचएल करा देते हैं। लेकिन आज भी आप देख लें, कागज भी जा रहा है, फैक्स मशीन भी चल रही है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वेंट होती चली जाती हैं, एडवांसमेंट होती चली जाती है, लेकिन जो वाहिद चीज रह जाती है वो ह्यूमन एलिमेंट रह जाता है। आपको पता है कि बहुत साल पहले जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड फादर्स थे, वो केव्स में रहा करते थे, ठीक है, और उनके दौर में डायनासोर्स भी थे, और पता नहीं कौन कौन सी क्रिएचर्स थी, कौन कौन से बर्डीज थे। लेकिन आ, 1 लाख साल के बाद आपने कभी महसूस किया है वो कौन सी क्रिएचर है जो सरवाइव कर गई? इट वॉजेंट द डायनासोर, इट वॉजेंट द एप, इट वॉजेंट द बर्ड्स, इट वॉज अस, द ह्यूमन बींग्स, जो या सरवाइव कर गए, बिकॉज वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। तो चैट जीपीटी हो, एआई हो, या कुछ भी हो, मेरा नहीं ख्याल दे कैन बीट अस। या जी बिल्कुल, हमें इंसानों को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये चीजें जो है साथ साथ सीखनी चाहिए, क्योंकि एआई जो है बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। और अब शायद चैट जीपीटी जो है हमें पढ़ भी सकता है, इतना ज्यादा चैट जीपीटी भी अभी एडवांस नहीं हुआ, बट दे कैन डू मेनी थिंग। थैंक यू सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हम अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे, कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारी जनरेशन को देना चाहें? नहीं, माशाल्लाह, मैं बस यही कहूंगा कि आपकी जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्विक है, बहुत नॉलेजेबल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 10 साल बाद आपकी भी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी, वो आपसे ज्यादा क्विक होगी, वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हाँ जी बिल्कुल। होगी। हाँ, तो उसमें बस कहने का मकसद ये है कि कुछ लोगों से जमाना होता है, कुछ लोग जमाने से होते हैं। तो आप देखें कि जो बड़े बड़े राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो आज भी वहीं खड़े, और उनके साथ जो हजारों लाखों की तादाद में लोग थे, वो शायद किसी को याद भी नहीं रह गए। और उन्होंने ये सब कुछ कैसे हासिल किया? उन्होंने पेशेंस, डेटा, ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन, स्किल्स। अब यही देख लें, गैलीलियो जो था, और केपलर जो था, उसके अलावा न्यूटन जो था, ये वो लोग थे, कोपर्निकस जो था, ये वो लोग थे जो जिन्होंने अपने जमाने में ऐसी ऐसी थ्योरीज पेश की कि इन्होंने जमाना हिला के रख दिया। किसी ने बता दिया कि जी जमीन इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, किसी ने कहा जी कि हम सूरज के गिर्द घूमते हैं, सूरज हमारे गिर्द नहीं घूमता। और ये उस जमाने की बात है, अब तो साइंस बहुत तेज है ना, अब तो आप मोबाइल फोन आसमान की तरफ करके सब कुछ देख लेते हैं। तो सिर्फ मैं, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज की जनरेशन पेशेंस सीखे। हर चीज जो है ना सब्र से आती है, स्किल से आती है, एजुकेशन से आती है। लाइफ इज नॉट अ TikTok reel. It's a big story like Facebook or Twitter or like YouTube, you know. लाइफ जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें आपको स्किल्स चाहिए होते हैं, आपको एजुकेशन चाहिए होती है, इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अभी आज की हमारी सारी कॉन्वर्सेशन स्किल्स और एजुकेशन पे रही है।
आपने एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया। एक्सपीरियंस इज वन बिग थिंग, यू नो। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज होती है जो जिस तरह मेरा एक प्रोग्राम था जो कि मैंने बरोक स्पिनोजा पे किया था, फिर रेने डेकार्ट पे भी किया था। वो यही कहता था कि ऑब्जर्वेशन भी अपनी जगह पे, मेथड्स भी अपनी जगह पे, डेटा भी अपनी जगह पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जाके कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस होता जरूर है जिसपे आप डिसीजन लेते हैं। सही है ना? हालांकि वो काम आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आप पेशेंस लो, थोड़ा सा एजुकेशन हासिल करो, थोड़ा स्किल करो, स्काई इज द बेस्ट। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टडी के बारे में और अपने बुक्स के बारे में बहुत कुछ शेयर किया। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे मिलकर। मिलेंगे फिर किसी नए गेस्ट के साथ, जब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। थैंक यू।